बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैरियत होंगे। दिन भर की बहुत सारी आम खबरें हैं। जो सबसे आम खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाली दो बड़ी अहम खबरें हैं। इसमें एक का ताल्लुक तो इलेक्शन के हवाले से है, जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक अहम फैसला सामने आ गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का मसला है, जो इलेक्शन का मामला है, वैसे ये मसला होना नहीं चाहिए, ये एक ज़रूरत है, मगर इसे एक मसला बना दिया जाता है हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस होना मकसूद होते हैं। एक तो इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनका जितना बड़ा ओहदा है और जितनी उनकी अथॉरिटी है, उनको ये जेब नहीं देता कि जिस किस्म के जुमले आज उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी केस के अंदर, शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि साथी जज उनके रहे हैं, उनके बारे में कहे हैं। और जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस था, उसके अंदर उनके वकील जो हामिद खान है, उनको बार बार वो पिंच करते रहे, बार बार उनको एक चीज़ के ऊपर मुसर करते रहे कि शायद वो ये बात कह दें। आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने अपने साथी जज को पेंशन के भी बहुत ज़्यादा ताने दिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो बज़ाहिर एक लगता है, सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात में आज़ाद है और काबिल एहतराम भी है, मगर जो उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि वो ये समझते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस जो है, इसके अंदर वक्त ज़ाया किया जा रहा है अदालत का भी, और जानते बूझते इस केस को इस तरह से लेकर जाया जा रहा है कि शायद इसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का अपना एक कोई मुफाद मौजूद है। हालांकि जो इसका बैकग्राउंड, जो इसकी स्टोरी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि जस्टिस फाइज ईसा साहब को ये जेब नहीं देता कि उन्होंने जिस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी को पेंशन के हवाले से लड़ने का, ये केस लड़ने का, उन्होंने कहा कि असल में ये पेंशन लेना चाहते हैं। हुआ कुछ यूं है कि शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस था आज, और इसमें जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो साबिक DGISI रह चुके हैं, और जनरल फैज हमीद के नाम के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज चलती हैं, बड़ी मुतनाज़ किस्म की और मुतजाद किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। तो आज फैज हमीद साहब को जो है ना, वो नोटिस जारी कर दिया गया है। और क्या इस नोटिस के ऊपर अमल होगा? वो जो एहतसाब की बात हम ताकतवरों की सुनते हैं, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, मगर इस किस्म का एहतसाब कभी पाकिस्तान की तारीख में देखने और सुनने को भी नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि इस केस के अंदर फरीक बनाने की जो दरख्वास्त थी, वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी थी कि उनको भी फरीक बनाया जाए, उनको भी नोटिस जारी किया जाए। मगर आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके जो बाकी के 4 साथी जजेस थे, उन्होंने कहा कि जो वकील थे हामिद खान साहब, उनसे ये कहा कि आप इस तरह से करें कि हम फैज हमीद को नोटिस जारी करेंगे, हम जनरल बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ये नोटिस हम जारी नहीं करेंगे। आप अब दोबारा से एक तरमीमी दरख्वास्त दायर करेंगे और उसमें जनरल बाजवा का नाम शामिल नहीं होगा। यानी कि उनको नोटिस भेजने से आज चीफ जस्टिस फायज ईसा और उनके 4 साथी जजेस ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। फिर आज जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की, सदीक जान उनमें बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से सदीक जान ने लिखा है, वो लिखते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी, जो उन्होंने बताया है कि फायज ईसा साहब ये कोशिश कर रहे थे कि इस किस्म के जो जुमले उन्होंने कहे वो राउनत और तकब्बुर से भरे हुए थे। वो कहते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी सिर्फ पेंशन के लिए ये केस लड़ रहा है, और एक दो मरतबा नहीं बल्कि 6 बार बादशाहाना अंदाज के अंदर जो है वो फायज ईसा साहब ने कहा कि पेंशन हम आपको वैसे ही दिलवा देते हैं। हालांकि पेंशन अगर वो लेना भी चाहें तो उसके लिए केस करने की या इस तरह के मामलात के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो उनका एक कानूनी हक है, जिसे आप खैराती तौर पर देने के हवाले से, या खैरात ऐसे जैसे कोई खैरात बांट रहा हो। तो फायज ईसा साहब ने जितने रऊनत और तकब्बुर के साथ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में ये जुमले कहे कि लगता है कि वो कि केस सिर्फ पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और इन लोगों को फरीक बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब इस तरह के तकब्बुर के भरे जुमलों के बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो उनको चुप करवा दिया जस्टिस फायज ईसा साहब ने, ये कहते हुए कि हम आपसे नहीं आपके वकील से बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा शर्मिंदगी का मकाम होता है कि आप अपने साथी जज के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हो कि इतना हाई प्रोफाइल ये केस है, और इतना हाई प्रोफाइल केस जिसको खुद इस मुल्क का चीफ जस्टिस सुन रहा है अपने 4 साथी जजेस के हमरा। तो ऐसी सूरत में ये आपको जेब नहीं देता कि आप ये कहें कि ये केस सिर्फ पेंशन के लिए लड़ा जा रहा है। ये असल में बरतरफी का मामला था, और
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो ये पूरा केस डाला है उसमें बार बार जो फायज ईसा साहब हैं ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से सवालों को इस तरह से सामने लाया जाए कि वो जो बेनिफिशरी का नाम है वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब या उनके वकील कह दें कि जी उनके सारे मामले का जो बेनिफिशरी था उनकी बरतरफी के दौरान और उनके जो सवाल जवाब थे उसका जो बेनिफिशरी था वो सिर्फ इमरान खान था। और जस्टिस फायज ईसा साहब की ये ख्वाहिश जो है वो आज कोर्ट रूम के अंदर पूरी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो बार बार जोर देते रहे, सवालों को तोड़ मोड़ के दबाव डाल के इसी तरह से लाते रहे सामने कि शायद उनके वकील जो हैं वो ये कह दें, शायद शौकत अजीज सिद्दीकी ये बात कह दें कि जी उनका जो असल में बेनिफिशियरी था इस पूरे मामले का वो इमरान खान था। तो इस चीज का नाम ना तो हामिद खान ने लिया जो कि शौकत अजीज के सिद्दीकी साहब के वकील हैं, और ना ही शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरफ से इस किस्म की कोई बात या कोई स्टेटमेंट सामने आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि जी बेनिफिशरी इमरान खान है। तो हामिद खान साहब ने फिर ये फायज ईसा साहब को कहा भी कि हमारे अंदर हमने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि हमारा बेनिफिशरी कौन है, हमने किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि हम अपना केस लड़ रहे हैं, इसमें हम किसी के बेनिफिशरी होने के हवाले से बात नहीं कर रहे। तो आज ये सारी प्रोसीडिंग हुई तो जनरल फैज हमीद को तो नोटिस जारी हो गया, मगर जनरल बाजवा को जो है वो नोटिस जारी नहीं हुआ, जो इस मुल्क के साबिक आर्मी चीफ रहे हैं। और अब कहा गया कि एक नई दरखास्त दोबारा से शौकत अजीज सिद्दीकी और उनके वकला डालेंगे जिसके अंदर बाजवा साहब का नाम नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी का भी नाम है, उसूली तौर पे जिन लोगों को अंदर फरीक बनाने के हवाले से दरखास्त की गई थी वो तमाम लोग फरीक बनने चाहिए थे, मगर अगर फायज ईसा साहब ने सिर्फ फैज हमीद को नोटिस जारी किया है, जनरल फैज हमीद को, तो ऐसी सूरत में एहतसाब की ख्वाहिश सभी की होती है और ख्वाहिशात पे दुनिया कभी नहीं चलती है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान का कानून का सिस्टम तो ख्वाहिशात के ऊपर बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम सब कहते हैं कि जी ताकतवर का भी एहतसाब होना चाहिए और जिसने गलती की है, जिसने भी गलती की है उसका एहतसाब होना चाहिए, मगर अलमिया ये है कि बड़े ताकतवर का एहतसाब पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये ख्वाहिशात हो सकती हैं मगर इसकी इन ख्वाहिशों की ताबीर हमें होती हुई नज़र नहीं आती। आज कल माजी में या आइंदा मुस्तकबिल में भी ऐसी ताबीर हमें देखने सुनने को नहीं मिलेगी। जो हालात वाक़िअत है पाकिस्तान के, जिस तरह से ये सारी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही थी, अब इलेक्शन इल्तवा के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अंदर पहली बात तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन कल जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनके डीआरओज को नहीं लिया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद ये मसला उठा कि शायद इलेक्शन अब इल्तवा का शिकार होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। फिर आज बड़ी हंगामी मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनके जो दो मोस्ट सीनियर जजेस थे, जिनमें जस्टिस तारिक मसूद साहब मौजूद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे। उन्होंने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद देखते हैं कि आज ये केस मुकर्रर होता कि नहीं होता। अमूमी तौर पर तो हो जाना चाहिए क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले ये मामला हल होना चाहिए और इंतखाबी शेड्यूल मंजर आम पर आने में सिर्फ अब एक से 1.5 दिन बाकी रह गया है। अगर ये मामला हल ना हुआ तो पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है कि दोनों अदालतें आपस में टकराने जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को टेकअप कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को दोबारा से टेकअप कर लिया है। बाकिर अली नजफी साहब जस्टिस साहब ने ये फैसला दिया था कि ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं वो आरोज नहीं लिए जा सकते। अब बाकी नजवी साहब की जो जेर सदारत है वो उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बैंक तश्कील दे दिया है। 18 दिसंबर को ये समात होने जा रही है और ये ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त है जिसके ऊपर ये बेंच तश्कील दिया गया है। अगर तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है और बज़ाहिर हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुतासरा फरीक है, तो ऐसी सूरत में कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से मुलाकातें करेगी, उधर से लाहौर हाई कोर्ट इन मामलों को उठा लेगा, तो ये हमें एक रिफ्ट नजर आएगी पाकिस्तान की अदालतों के दरमियान भी कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कुछ और फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को किसी और तरह से टेकअप कर रहा है। इसके अलावा एक और अहम चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये बहस चल पड़ी है, इमरान खान साहब तो ये वाज़ेह हो गया कि आइंदा इंतखाब के अंदर हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे, मगर एक और चीज जो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जिसके ऊपर ये बात हो रही है कि शायद बल्ले का निशान भी पीटीआई से लिया जाएगा और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे तहरीक इंसाफ का टैग भी ले लिया जाएगा, यानी कि वो पार्टी निशान भी जाएगा और पार्टी का नाम भी जाएगा। तो ऐसी सूरत में स्ट्रैटेजी क्या होगी? अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब
جو کہ ماہر قانون بھی ہیں، اور علی ظفر صاحب سے جب یہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ بلا شبہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر بلہ بھی ہم سے چھین لیا جاتا ہے یا ہم سے پی ٹی آئی کا ٹیگ بھی چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب بھی مائنس، بلہ بھی مائنس اور پی ٹی آئی بھی مائنس، تو ایسی صورت میں بھی ہم لوگ تیار ہیں۔ ہم لوگ آفیشلی اناؤنسمنٹ کریں گے ان تمام امیدواروں کی جو ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے لیے کھڑے ہوں گے اور آزاد حیثیت کے اندر کھڑے ہوں گے۔ ہم باقاعدہ طور پہ ان کی اناؤنسمنٹ کریں گے، ہر حلقے کے اندر سے جو ہمارا امیدوار ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں ہمارا امیدوار ہوگا اس کی آفیشیل ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اس اناؤنسمنٹ کے اندر ہم بتائیں گے کہ یہ لوگ ہمارے امیدوار ہیں، جن میں موسٹلی اکثریت جو ہے وہ وکلا کی ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ جو باقی عام سیاستدان لوگ ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، وہ یہ افورڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی، بندے بھی گھیرے جا رہے ہیں، اٹھا کے ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، گمشدہ بھی ہو رہے ہیں، روپوش بھی ہو رہے ہیں۔ تو صرف وکلا اس وقت ہیں جو اس وقت سٹینڈ لے رہے ہیں، اور وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ ایک پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ عمومی طور پہ اے بی اور سی پلان ہوتا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف نے اب تک اے بی سی اور ڈی پلان بھی رکھا ہے۔ پہلی صف ان کی اڑا دی گئی ہے، دوسری صف کے اوپر جھاڑو پھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تیسری صف اس وقت تیار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیسری صف کے خلاف بھی یہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب الیکشن کے قریب ہم پہنچیں گے تو جو ان کی صف ڈی کے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں سامنے نظر آئیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی یا ان سے منسلک جو لوگ ہیں وہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں۔ تو آزاد حیثیت میں بھی یہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور باقاعدہ پی ٹی آئی اس کے اوپر ایک سٹینڈ لے گی اور لوگوں کو بتائے گی کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ہمارا امیدوار کون ہے، اس کو آپ نے کیا ووٹ دینا ہے۔ اور ایون دو کہ وہ لوگ تیار ہیں کہ پارٹی کا نشان ان کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، جو بھی ہوگا الیکشن کے اندر پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر میرا ولاگ پسند آیا اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، شکریہ۔